Good morning, everyone. It's Amir sir here in front of you with the new chapter of chemistry, that is organic chemistry. So, I will just proceed with the organic chemistry from today. So, let's begin that what syllabus we have and what we have to cover in it. आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और क्या सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे और वन बाय वन सिलेबस कवर अप किया जाएगा। तो सबसे पहले है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन जनरल ये कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी डील्स विथ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। मेन कंसंट्रेशन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाएगी। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों को पहले से भी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने जा रहे हैं। अब सिलेबस क्या है, आप लोग सभी लोगों के पास बुक होगा या परचेस कर चुके होंगे या नहीं किए तो परचेस कर लें और बुक के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो यहाँ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका यूनिक नेचर, कार्बन एटम का क्या यूनिक नेचर है जिसको हम लोग टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन के नाम से जानते हैं, और हम लोग देखेंगे कि वो क्या है प्रॉपर्टी। फिर है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैसे बनता है। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला हाइड्रोकार्बन्स का, स्ट्रक्चरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो जिसका डिटेल हम लोगों को देखना है यहाँ, वो सारा देखना है। फिर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला जिसका सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो उसको आइसोमर्स कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा। उसके बाद है होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एग्जांपल। अब होमोलोगस सीरीज कहते किसको हैं, अब एल्केन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड वाले का सारे का जो है एक सीक्वेंस में अगर आ जाए तो उसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, देखना है। फिर सिंपल नोमेनक्लेचर है, उसका नामकरण नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप के साथ विदाउट फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा वो देखना है। फिर है हाइड्रोकार्बन का डिटेल, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का डिटेल्स जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए एल्काइन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, उसको कहते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, उसका क्या एग्जाम्पल होगा, कैसे प्रिपरेशन मेथड कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। उसके अलावा जो है अल्कोहल्स के बारे में जानना है, उसका प्रिपरेशन कैसे बनेगा, प्रॉपर्टीज़ क्या उसके गुण हैं और यूजेस क्या है वो जानना है। और साथ ही साथ आपको इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी डिटेल में जानना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है हिस्ट्री आया, कैसे कैसे नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप हुए, वो सारा हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में है कि मेजर सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जितने भी मेजर सोर्सेज हैं वो हम लोग जो यूज़ करते हैं नेचुरली वो क्या होते हैं, या तो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कहने का मतलब सॉल्ट हो सकता है, कई तरह का रॉक्स है, ये सारे आ जाएंगे मिनरल्स में, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो सबसे पहले जो है नेचुरल सोर्स के बेसिस पे जो डिवीज़न किया गया वो था 1675 में लेमरी ने डिवाइड किया कंपाउंड्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया कंपाउंड्स को। यहाँ कंपाउंड की बात की जा रही है। तो पहला जो डिवीज़न था कंपाउंड का वो क्या था, नेचुरल बेसिस पे, नेचुरल सोर्स के बेस, वो था मिनरल्स। तो अब मिनरल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का और, हेमेटाइट है आयरन का और, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा, ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। दीज सब्सटेंस वेयर नेम्ड एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो मिनरल सोर्स हैं
जिसमें कार्बन्स नहीं हैं, तो उनको क्या कहा जा रहा है? वैसे कंपाउंड्स को मिनरल सब्सटेंस कह रहे हैं, और वैसे मिनरल सब्सटेंस को ही क्या कहा जाएगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहा जाएगा। फिर आया वेजिटेबल सब्सटेंस। अब वेजिटेबल सब्सटेंस मतलब जो प्लांट से मिले वो वेजिटेबल होंगे, सच एज गम, रेजिन, रबर, साइट्रिक एसिड, ऑरेंज और लेमन से मिलता है, सुक्रोज शुगर से ऑब्टेन होता है, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स से मिलता है, ग्रेप्स और एप्पल में होता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो जो प्लांट से कंपाउंड्स मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? वेजिटेबल सब्सटेंस कहा जाएगा। तीसरा जो कंपाउंड का टाइप है वो है एनिमल सब्सटेंस, मतलब वैसे सब्सटेंस जो एनिमल से ऑब्टेन हो, वैसे कंपाउंड्स एनिमल सब्सटेंस के अंडर में आएंगे। तो क्या है? एनिमल सच एज यूरिया, यूरिया कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH2CONH2, यूरिक एसिड, जिलेटिन, एनिमल फैट, फॉर्मिक एसिड, विच वेयर डिराइव फ्रॉम एनिमल। तो ये हमको एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए इसको एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में लेमरी ने 1675 में कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा नेचुरल सोर्सेस के बेसिस पे, जो इस तरह से थे: मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल। अब आया कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट, एनिमल, वेयर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको जो लिविंग ऑर्गेनिक से ऑब्टेन्ड हुआ, लोगों का मानना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ऑब्टेन्ड होगा सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्यों? बिकॉज दे वेयर फाउंड इन द ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं। वैसे सब्सटेंस को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। फिर आया, अपडेट आगे बढ़ता है 1675 के बाद 1774। अब 1774 में क्या हुआ? तो एंटोनी वेन लेवोशियर showed that all compound obtained from living organisms contain at least carbon and hydrogen and exhibit similar properties। तो 1774 में लेवोशियर ने कहा कि जितने भी कंपाउंड हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं उसमें क्या मौजूद होगा? कार्बन और हाइड्रोकार्बन और उसके जैसी प्रॉपर्टी। ये कंसेप्ट आया कि कार्बन और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कंपाउंड्स है सभी जो ऑब्टेन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हिस्ट्री। ये हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिस्कवर हुआ, क्या आया। तो ये हिस्ट्री है, बस इसको जानना है आपको। साइंटिस्ट का नाम और क्या कहा वो जानना है। तो until the early 19th century it was believed that organic compound can be synthesized in the laboratory and some mysterious forces was involved in the preparation. This force was called vital force. From Latin word vita means life, and this theory proposed by Swedish chemist Jacob Berzelius was referred to as vital force theory। अब समझिए vital force theory है क्या। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहता है कि वी कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता था, उस टाइम ये लोगों का मानना था। और इस दिन ये जो थ्योरी आया कि लाइफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लाइफ। अब लाइफ जिसमें है उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, नॉन लिविंग से या लैब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। तो ये लोगों का कथन था, मानना था, जिस थ्योरी का नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। देने वाला कौन था? बर्जीलियस था। उसने इस थ्योरी को दिया 19th सेंचुरी के करीब। तो बतलाया कि इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब में नहीं बना सकते, एंड सम मिस्टीरियस फोर्स, मैजिकल फोर्स है, विच इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, जो उसके बनने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी के लिए इसको दिस फोर्स वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स। उसी फोर्स को क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स कहा गया। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब, इट कैन ओनली बी
ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर उसके आगे बढ़ते हुए 1828 में फ्रेडरिक वोहलर कौन था? उसी का स्टूडेंट था, बर्जिलियस का। ए जर्मन केमिस्ट एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया while heating potassium cyanate with ammonium sulfate। अब याद रखिए कि एक्सीडेंटली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ लैब में, और जो डिस्कवर करने वाला था उसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, WOHLER, फ्रेडरिक वोहलर ही वो आदमी था जिसने एक्सीडेंटली, मतलब इंटेंशन नहीं था, एक्सीडेंटली उसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया जिसका नाम क्या था? यूरिया। किससे बनाया? किसको गर्म किया? पोटाशियम साइनेट को गर्म किया। किसके साथ? अमोनियम सल्फेट। तो अब फॉर्मूला जानना है कि क्या है उसमें। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला है इसका। तो पोटाशियम साइनेट का फॉर्मूला है KCNO। साइनाइड होता तो CN लेते, साइनेट है तो CNO हो जाएगा। तो पोटाशियम का K, साइनेट का CNO। साइनाइड होता तो CN लिखते। तो पोटाशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? KCNO। उसको किसके साथ गर्म किया था? अमोनियम सल्फेट। अब फॉर्मूला बनाना आप जानते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट के साथ अब क्रॉस करेगा। क्रॉस ये इन सेंस कि K पे प्लस CNO पे माइनस, K पे प्लस CNO पे माइनस, उसी तरह NH4 पे +2 SO4 पे -2। तो अब प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो K जुड़ जाएगा किसके साथ? SO4 के साथ। और NH4 के साथ कौन जुड़ जाएगा? CNO। तो देखिए तो क्या बना? K2SO4 बन गया और NH4CNO। तो पोटाशियम सल्फेट बना और अमोनियम साइनेट बना। अब फिर अमोनियम साइनेट जो बना उसको गर्म करना है, रीअरेंजमेंट होगा और जो कंपाउंड मिलेगा वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2 के दो अमीन ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड दोनों साइड से, डबल बॉन्ड हो बीच में, कुछ इस तरह से है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा यूरिया। NH2 2H, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, 3 बॉन्ड ही बनाएगा। CO, तो अब C का 4 टेट्रावैलेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से। अब फिर इधर C और H और H, ये हो गया आपका यूरिया। NH2CO NH2 ओपन करके स्ट्रक्चर दिखा है यहाँ पे, ये यूरिया हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड इन लैब वाज यूरिया। हु डिस्कवर्ड? वोहलर। व्हेन? 1828। तो ये याद रखना है, डेट याद रखना है, किसने किया वो याद रखना है, क्या नाम था वो याद रखना है, किससे किया वो याद रखना है। तो पहला स्टेप में अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट को हीट किया गया तो अमोनियम साइनेट बना। फिर अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो यूरिया मिल गया रीअरेंजमेंट से। यूरिया वॉज प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल। तो याद रखिए हमारा जो यूरिन है, इंसान का हो चाहे जानवर का हो, उस जो एक्सक्रीट करता है यूरिन में क्या होता है? यूरिया ही होता है, ये यूरिया। Its synthesis clearly show that no vital force was involved in the production of organic compound। अब इस जैसे ही ये डिस्कवर हुआ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था एकदम इनवैलिड हो गया, खत्म हो गया, झूठा साबित हो गया। Involved in the production of organic compound. Thus, Wohler's synthesis of urea in 1828 was the first step in the rejection of vital force theory। इस तरह से vital force theory का रिजेक्शन हो गया 1828 में। अब देखिए सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कब डिस्कवर हुआ, किसने किया और वो क्या था? तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कब हुआ? 1845 में। किसने किया? कोल्बे ने। अब एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? तो एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH सिरका में, विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है आपका CH3COOH। इसको मिथानोइक एसिड भी कहते हैं। आगे नोमेनक्लेचर आएगा तो देखिएगा 2 कार्बन है, इसके साथ COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको 2 कार्बन है तो 1 और 2 इथेन कहा गया। एन में ओइक एसिड लगा दिया, इसका नाम हो गया इथानोइक एसिड। आएगा आगे देखेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कब हुआ डिस्कवर? 1845 ने। किसने किया? कोल्बे ने। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ लैब में वो था बर्थेलॉट ने किया 1856 में। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया किसने? बर्थेलॉट ने। पहला दूसरा हो गया 1845 में कोल्बे ने किया, ठीक है, एसिटिक एसिड। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन था, CH4 मीथेन। प्रिपेयर हुआ लैब में, कब हुआ? 1856 ने। किसने किया? बर्थेलॉट ने किया, बर्थेलॉट। By the middle of 19th century, the vital force theory was entirely dead and systematic research started for preparation of organic compound. अब उसके बाद होड़ लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाने का, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया लैब में। अब देखिए, अब डेफिनेशन आता है कि अब बेसिक डेफिनेशन क्या होगा। इसका बेसिक डेफिनेशन पे हम लोग अब फोकस करने जा रहे हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अब बेसिक डेफिनेशन आया, इन द लैब, इन द लेबोरेटरी टुडे देयर आर अबाउट 6 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब में 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। एंड 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एडेड टू द ओल्ड लिस्ट। हजारों हजार ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पुराने लिस्ट में ऐड कर किए जा चुके हैं। Therefore the old definition has been rejected। तो जो पुराना डेफिनेशन था उसको सारे को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आपको मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो याद रखना है कि मॉडर्न डेफिनेशन है क्या। तो मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। एंड देयर डेरिवेटिव, उससे मिलता जुलता दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया जाए हाइड्रोकार्बन के साथ, उसका डेरिवेटिव्स बन जाता है। इन विच कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। अब ये जो कार्बन है किससे जुड़े हुए हैं? कौन सा बॉन्ड है? कैसा टाइप ऑफ बॉन्ड है? तो बोल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ चुके हैं आप कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब जहाँ पे अब दो नॉन मेटल हैं और वैसा नॉन मेटल है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जैसे दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन के बीच में क्या है? दो हाइड्रोजन, H2 लिखते हैं फॉर्मूला। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1। ये जो 1 है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, वैलेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही है इलेक्ट्रॉन। तो सारा चीज़ एक ही है, तो वैलेंसी भी एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1, के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके। तो दूसरा हाइड्रोजन उसका भी एक होगा, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका भी एक ही होगा। अब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, दो कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, दूसरा हाइड्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। अब ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड है आपका? ये बॉन्ड जो बना ये कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बन रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कितना देर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है और उसका डेरिवेटिव्स है। इन विच कोवैलेंट बॉन्ड्स बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट थिंग है वहाँ पे। The branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives is known as organic chemistry। अब कोई भी आपसे पूछता है कि what is the definition of organic compound, तो हम क्या कहेंगे कि organic compounds are hydrocarbon and its derivatives in which covalent bonded carbon is present। तो ये definition होगा। और ये कैसा है, किस तरह का ब्रांच है हाइड्रोकार्बन ये केमिस्ट्री का? विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे कार्बन होते हुए भी उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। अब जैसे दो
द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, बाइकार्बोनेट HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, एंड कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड, सब में कार्बन है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कार्बन होने के बावजूद। याद रखना है इस एक्सेप्शन को, आ सकता है वन वर्ड में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड विच हैव कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे भी कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, हमने कैल्शियम एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे CaCO, इसका क्या होगा CO3 HCO3 C2, इसको जो है अलग अलग मेटल के साथ आप लगा सकते हैं। आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, एक्सेप्शन है, बिकॉज क्यों, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो उसका प्रॉपर्टी उस कंपाउंड का वो हाइड्रोकार्बन से नहीं मिलता। अगर उसका प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन से नहीं मिलेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। यही वजह है कि ये जो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन है होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये याद रखना है, एक्सेप्शन केस। अब बढ़ते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन की बात कर रहे हैं कि इतना तरह का कंपाउंड बना रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन हो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, गुण है कि ये कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी हो जा रहा है, कार्बन में ऐसा क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है। तो बात आती है 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग 2 को जानना है, जैसे टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन को यूनिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो अब क्या है वो देखा जाए तो कार्बन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आर एज। अब पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना। अब जैसे नाइट्रोजन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर जानना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2-5। तो उसी तरह से एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2-4। पढ़ा हुआ है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इस जो है वहाँ पे निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना हुआ 4 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन का जो इसको यूनिक प्रॉपर्टी देता है। 4 आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये आसान बात है नहीं, लेकिन अगर बॉन्ड बनता है इसके साथ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, जो सबसे बड़ा वजह है इसको यूनिक बनाने का। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। ड्यू टू, वही बात है टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कार्बन है नॉन मेटल है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है इक्वल शेयरिंग से। बाय म्यूचुअल शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम, दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन हो कोई और हो तो उसके साथ क्या करेगा 4 सिंगल बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। हेंस कार्बन इज टेट्रावैलेंट और एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं टेट्रावैलेंसी। कौन शो कर रहा है, कार्बन शो कर रहा है। So depending upon the number of electrons shared between the 2 atoms being 1, 2 or 3, carbon can form single bond, double or bonded covalent bond and triple covalent bond। तो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, एल्केन जिसको कहते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। तो ये हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे से खुद से जुड़ जाना। तो ये कार्बन का प्रॉपर्टी है। कार्बन एटम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड टेट्रावैलेंसी, छोटा साइज होने के कारण और टेट्रावैलेंसी होने के कारण हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी
ऑफ कंबाइनिंग विथ अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन से जुड़ने का प्रॉपर्टी है। फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लंबा लंबा स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। एंड रिंग ऑफ ऑल साइज एज शोन, यहाँ पे दे रहा है स्ट्रेट चेन मतलब सीधा चेन बना रहा है, ब्रांच चेन मतलब कार्बन ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट भी जुड़ा हुआ है, इस तरह का ब्रांच चेन भी बना सकता है। रिंग कहने का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, साइक्लिक चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड टेट्रा वैलेंसी के कारण ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब कैटिनेशन का डेफिनेशन आ गया। The ability of carbon atom to link with other carbon atom to form long chain and large ring is called catenation। तो क्या है कैटिनेशन? तो वो एबिलिटी, क्षमता है कार्बन एटम का लिंक, जुड़ना, विथ अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ, टू फॉर्म क्या? लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन, जैसा कि यहाँ पे बना रहा है। पाउज। अब क्या कंडीशन है जो कैटिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है? वो दो कंडीशन ये हैं। टू बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर। पहला कंडीशन है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। सबसे पहला कंडीशन कैटिनेशन के लिए चाहिए कि उसका कम से कम वैलेंसी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। दूसरा कंडीशन, बॉन्ड्स बाय एन एटम with its own atom should be stronger than the bond made by the element with other atom, especially oxygen। तो दूसरी बात है कि बॉन्ड बाय एन एलिमेंट विथ इट्स ओन एटम, मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर वो दूसरे एटम से बना रहा है बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड हो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कैटिनेशन के लिए। आपस में बॉन्डिंग जो हो कार्बन कार्बन के बीच या किसी अदर एलिमेंट के बीच में, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए उसके इटसेल्फ अंदर में। अगर वो दूसरों से बनाता है तो वो उसके कंपेरिजन में वीकर होना चाहिए। अब सी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए सी सिंगल बॉन्ड एच। तो अगर सी सिंगल बॉन्ड एच हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो वो वीकर होगा, और कार्बन कार्बन खुद के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है कोई एलिमेंट तो वो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करेगा। पहला क्या? 2 या 2 से ज़्यादा जो है वैलेंसी होना चाहिए, और दूसरा जो बॉन्ड है, जो एलिमेंट है उसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, इन सेंस कि अगर वो किसी और से बॉन्ड बना रहा है तो वो उस सेंस में वीकर होगा। बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहा जा रहा है कि सिलिकॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है। सिलिकॉन का क्या है? एटॉमिक नंबर 14284, कार्बन का क्या है? 24, सेम ग्रुप के हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड आर टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट भी है। हाउएवर कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन कार्बन, कार्बन में ज़्यादा होता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीजन, अब इसका रीजन दे रहा है क्यों सिलिकॉन में कम क्यों है, कार्बन में ज़्यादा क्यों है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीजन दैट सी बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन SI बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड बनता है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन सी सिंगल बॉन्ड हो। जो बात कर रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच जो खुद बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से, लेकिन इसमें देखा जाता है कि सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड वीक है, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। Hence silicon occur in the nature in the form of silica and silicate। यही वजह है कि सिलिका कैटिनेशन का प्रॉपर्टी इसमें भी मैक्सिमम थोड़ा बहुत है, इसीलिए सिलिकॉन जो है नेचर में जो एग्जिस्ट करता है तो सिलिका के फॉर्म में SiO2 सिलिकेट्स ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के बॉन्ड बनाता है। तो जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है नेचुरली। तो कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड जो है वो उससे वीकर है तो कम एग्जिस्ट करते हैं, जबकि उसी तरह SI बॉन्ड वीकर है, जबकि SiO बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो नेचर में SiO के फॉर्म में, वो सिलिकेट्स के फॉर्म में, सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब लास्टली जो है हम लोग रीज़न पे आ जाएं। रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बन रहा है? तो दो रीज़न तो हम लोग जान ही गए
एक है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। तो वही है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर देन 6 मिलियन, 6 मिलियन से ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं। दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट। सारा एलिमेंट जोड़ लें बाकी सारे वर्ल्ड का, तो उन सबको जोड़ भी दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। element taken together. The existence of such a large number of organic compound is due to the following reason. तो क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है? तो पहला कैटिनेशन, जान चुके हैं हम लोग कैटिनेशन क्या है कैटिनेशन? तो कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से स्ट्रेट चेन बनाना, ब्रांच चेन बनाना, देख चुके हैं हम लोग ऊपर में यहाँ पे कि ये जो है यूनिक प्रॉपर्टी है, कंबाइनिंग विथ अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन। वही बात है। The main reason for the existence of large number of organic compound is the remarkable property of catenation. Catenation मतलब self linking property shown by carbon. Due to the property of catenation, carbon atom can form various types of straight chain, branch chain, ring chain. This give rise a large variety of compound. यही वजह है कि जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम से जुड़ करके स्ट्रेट चेन बनाना, ब्रांच चेन बनाना, यही वजह है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब आ जाइए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिकुलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बिगनिंग में भी हम कहें आइसो का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल। तो जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो कार्बन ये प्रॉपर्टी भी शो करता है। दूसरा वजह है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरिज्म। Two compounds are said to be isomer if they have same molecular formula but different arrangement of atom in molecules or different structural formula. तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आइसोमर हो सकते हैं जिसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो, सेम हो और डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आइसोमेरिज्म ऑल्सो एड टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट आइसोमर। तो C5H12 जिसको हम लोग पेंटेन कहते हैं, तो उसका 3 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख लीजिए अलग अलग है। तो सबसे पहला है पेंटेन, 5 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पेंटेन इसको कह रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, 4 कार्बन सेम प्लेन में है और 5वां कार्बन किसी बीच वाले से हैंग किया हुआ है, लटका हुआ है। तो मॉलिकुलर फार्मूला आप देखिएगा तो हाइड्रोजन सेम है, 12 ही हाइड्रोजन है, सिर्फ 4 कार्बन मेन चेन में है और 1 कार्बन हैंग कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। अगर 1 कार्बन हैंग कर रहे हो मेन चेन से तो उसको आइसो कहते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए 3 मेन प्लेन में है और 2 बीच वाले से हैंग कर रहा है, किनारे वाले से नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। बीच वाले से हैंग कर रहा है उसको क्या कह रहे हैं, 2 अगर हैंग करे बीच वाले कार्बन से तो उसको कार्बन तो उसको नियोपेंटेन कहते हैं। तो 3 तरह का पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 है और 3 तरह का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो ये तीनों क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। जो कौन शो कर रहा है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन में बनता है, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन वाली जो बात कह रहे हैं। तो यहाँ 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 1 हैंग कर रहा है, यहाँ 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 2 हैंग कर रहा है बीच वाले से। तो ये आइसोमर्स हो गए। तो वही कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। एग्जैक्ट फार्मूला बतलाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम। कैसे कैसे अरेंज है जो स्ट्रक्चर में हम लोग देखे। इन ए स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं, डबल बॉन्ड को डबल से दिखाएंगे और ट्रिपल बॉन्डेड अगर कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सिंगल ही बॉन्ड देखें यहाँ पे। अब लास्टली एक बात और है नीचे में जो है, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द गिवन मॉलिकुलर फार्मूला। तो कार्बन एटम के बढ़ने से उसका आइसोमर्स भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन डू नॉट लाई इन ए प्लेन बट आर डिफरेंट टुवर्ड्स द 4
फॉर ए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और सब एक प्लेन में नहीं होता है। मान लीजिए कि दो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड बनाता है। 4 कार्बन का जो वैलेंसी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसके बीच क्या होता है, बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड एंगल है कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट कहा जाता है इसको। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे है, तो नंबर बढ़ सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा कारण क्या है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कोवेलेंट जो बॉन्ड बन रहा है उसका स्ट्रेंथ बड़ा मजबूत, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, छोटा साइज है। कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एंड अदर कार्बन एटम बना सकता है। दिस ऑल्सो एड्स टू द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में भी वो ऐड हो सकते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी हुआ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल ट्रिपल बनाना। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रा वैलेंसी, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए, डबल ट्रिपल भी बन सकता है। दिस फर्दर एड्स टू द पोजीशन पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन इन इथेन आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इथेन में कार्बन जो 2 कार्बन है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जबकि इथिलीन, जिसको इथीन भी कहा जाता है, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एसिटिलीन, और इसका दूसरा नाम है इथाइन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब दिखा रहा है इथीन मतलब 2 कार्बन का चेन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। दूसरा है इथीन, एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, जिसको इथिलीन भी कहा जाता है। और तीसरा हो गया इथाइन, कार्बन कार्बन के बीच वाई आया मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ई है तो डबल बॉन्ड, ए है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इसको इथाइन भी कहेंगे और एसिटिलीन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अब लेक्चर को। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंस बिटवीन कार्बन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।